हम यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है रासायनिक बंधन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक बंधन का। रासायनिक बंधन, और जैसे कि सभी बच्चे इसे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो रासायनिक बंध होता है ये आकर्षण बल होता है। एक बार थोड़ी सी बात दोबारा समझ लो। जो रासायनिक बंध है ये है क्या? ये है परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल। केवल आकर्षण बल लगता है तो वो रासायनिक बंध कहलाता है। यानी कि रासायनिक बंध का मतलब होता है परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल। बंध क्यों बनते हैं ये बात हम समझ चुके हैं। स्थायित्व प्राप्ति के लिए बंध बनते हैं, और स्थायित्व प्राप्ति के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना जरूरी रहता है, और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने का मतलब होता है कि अक्रिय गैसों जैसी स्थिति आ जाना, और ये न्यूनतम ऊर्जा अवस्था होती है। और ये बात हमने सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझा दी है कि स्थायित्व का मतलब न्यूनतम ऊर्जा अवस्था होती है। तो किसी भी बंध बनने के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये दूसरी बात, और यहाँ पे हम दोबारा लिख रहे हैं कि जो रासायनिक बंधन है, रासायनिक बंधन एक ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होती है, एक ऊष्मा छेपी क्रिया है। जो भी रासायनिक बंध बनेंगे, इस बंध बनने के दौरान जो ऊष्मा है वो उत्सर्जित होने वाली है। ये बात भी आप लोग समझ गए हैं। और अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रासायनिक बंधों के प्रकार। रासायनिक बंधों के प्रकार हमने यहीं छोड़ा था पिछला लेक्चर, और हम यहीं से पढ़ते हैं। सबसे पहला बंध होता है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध। ये हमारा पहला बंध था, वैद्युत संयोजी बंध। इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। आयनिक बंध। दूसरा होता है सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। इसे हम लिख सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा नंबर जो हमारे पास होता है बंध, वो उपसहसंयोजी बंध होता है। उपसहसंयोजी बंध। और इसी बंध को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं जिन्हें कि हमें समझना है, मतलब हमें पूरी केमिस्ट्री समझना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो हमें पढ़ लेनी चाहिए वो है वैद्युत संयोजी बंध। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वैद्युत संयोजी बंध। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं आयनिक बंध। और हमारे सब बच्चे जानते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो आयन बन जाता है। इस प्रकार के बंध बनने के दौरान इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो हम ये बोल दें कि यह बंध इलेक्ट्रॉनों
इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनता है। इस प्रकार का जो बंध बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनता है। इस बंध में जो आकर्षण बल होता है, वह प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। वह प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो धनायन बन जाएगा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो ऋण आयन बन जाएगा। हमें ये बंध तो समझना ही है, परंतु इस बंध को समझने से पहले थोड़ी सी बात हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं, और वो है लुईस सिंबल, लुईस प्रतीक। मतलब हिंदी में यहाँ पे उसे कहा जाता है, थोड़ी सी अलग बात है, ये बंध हम बात करेंगे, परंतु उसे कई लोग इसे लेविस भी कहते हैं, कई लोग इसे लुईस कहते हैं, और हम यहाँ पे लुईस प्रतीक की बात कर रहे हैं। लुईस प्रतीक पहले ये समझ लें, फिर हमें आयनिक बंध हम समझेंगे। तो लुईस प्रतीक क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वो बाहरी कक्षा के होते हैं। हाँ, लुईस ने यही सोचा कि किसी भी रासायनिक बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के होते हैं, ये बाहरी कक्षा में ही रहते हैं, वो ही रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं। आंतरिक कक्षाओं के बिल्कुल नहीं काम आते बंधन बनने, बाहरी कक्षा के होते हैं। इसीलिए उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को लुईस ने बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया। उसी को बोलते हैं लुईस प्रतीक। देखो ऐसे, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और 2, 8 और 1 होते हैं। यहाँ पे लुईस ने क्या बोला, लेविस भी लिखते हैं, उनने कहा कि Na के ऊपर एक डॉट लगा दो या Na के ऊपर ऐसा बना दो। इसका मतलब है कि Na की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल Na के बाद यदि हम Cl की बात करें, परमाणु क्रमांक 17 होता है, और यहाँ पे जो होता है वो 2, 8 और 7, बाहरी कक्षा में 7 होते हैं।
तो Cl के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपका लुईस प्रतीक था, लुईस प्रतीक। ऐसे लुईस ने बताए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि डॉट लगाने में कई बार मिस भी हो जाता, 2 4 6 और 1 7, ये आपका लुईस प्रतीक हो गया। एक और हम देख लेते हैं, सोडियम। सोडियम तो देख लिया। तीसरा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का 13 होता है और ये होता है 2 8 और 3। तो इसका जो लुईस प्रतीक होता है वो लुईस प्रतीक हम यहाँ पे लिखेंगे, वो एल्युमिनियम लिख के 1 2 और 1 3, या फिर वही एल्युमिनियम लिख के 1 2 और 3 ऐसे लिख देंगे। मतलब ये कौन है? ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं जो कि लुईस ने प्रतीक किया, लुईस ने प्रदर्शित किया। और क्यों हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए है क्योंकि हर बंधन में केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन, जो बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन है, वो हमें यहाँ दिख जाते हैं लुईस प्रतीक में। और जब हमें इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे तो वो कैसे भाग ले पा रहे हैं वो चीज हम समझ लेंगे। तो हम अब यहाँ पे बात कर रहे थे, ये लुईस प्रतीक तो हमने अलग से पढ़ लिया है इतना, और इसका डिटेल पढ़ेंगे जरा। अभी हमने केवल तत्वों के बारे में बात की है, फिर लुईस प्रतीक की बात हम करेंगे यौगिकों के बारे में, समूहों के बारे में, अभिकर्मकों के बारे में। परंतु उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। और अभी हम जो बात कर रहे थे वो बात ये थी कि आयनिक बंध क्या होता है। तो हमने क्या बोला कि ये बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनता है। इस बंध में जो आकर्षण बल होता है वह प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। कैसे होता है हम वो चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन दाता। मतलब आयनिक बंध कब बनेगा? आयनिक बंध बनने की शर्त, आयनिक बंध बनेगा कब? तो यहां पे हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन दाता तथा कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ग्राही। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन दाता कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं धातु, और इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होते हैं? अधातु। चलो धातु अधातु की बात नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता कैसे होते हैं? कम आयनन ऊर्जा वाले, कम आयनन ऊर्जा वाले। और इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होते हैं? ये होते हैं अधिक आयनन ऊर्जा वाले। और जो अधिक आयनन ऊर्जा जिनके पास होती है ना, वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि हमें कम आयनन ऊर्जा और अधिक आयनन ऊर्जा वाले चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन दाता चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही चाहिए। पिछली क्लास हमने 35 मिनट में छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि प्रशांत सर के बच्चे गायब हो गए थे। तो यहाँ पे हम पढ़ाने के लिए तो थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता तो थे, परंतु ग्राही नहीं दिख रहे थे। तो फिर हमने ये चीज छोड़ दी थी, क्लास छोड़ दी थी। क्यों? बंध ही नहीं बन रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन ग्राही भी चाहिए। तो पता है, अब आप देखिए जरा, हमारे पास है एक सोडियम। सोडियम के बाहरी कक्षा में है एक इलेक्ट्रॉन, 2 8 और 1। इस सोडियम को अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा। परंतु यदि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, केवल एक इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को,
तो ये बाहरी कक्षा खत्म हो जाएगी, 8 बच जाएगा, परंतु देने के लिए लेने वाला भी तो चाहिए। तो यहाँ पे लेने वाला कौन है? क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका क्या होता है? 2 8 7। ये ग्राही हो गए, ये ग्राही हो गए। उन्हें एक चाहिए और इन्हें एक देना है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये काम होता है। तो पता है ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो सोडियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, ये धनायन बन गया। अब क्या बन गया? धनायन। और क्लोरीन ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक्स्ट्रा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ऋणायन। इस पे हो गया ऋण आवेश। तो हमारे पास Na जो है वो धनावेशित है और Cl जो है ऋणावेशित है, और ये विपरीत आवेश है, और ये विपरीत आवेश है। और विपरीत आवेश क्या करते हैं? विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये विपरीत आवेश है और इनके मध्य लगेगा विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब बनेगा बंध। अभी तक तो बंध बना ही नहीं था, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया था, हो गया था उनका काम। परंतु जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, जैसे ही क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो क्लोरीन तो हो गए ऋणात्मक और सोडियम हो गए धनात्मक। और धन और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये दोनों मिल जाएंगे और ये बन गया NaCl, वैद्युत संयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजी यौगिक। कौन सा आकर्षण बल लगा इनके बीच में? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, यानी Na और Cl एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं वैद्युतीय बल से। अब Na पे जितना धनावेश है, Cl पे उतना ही तो ऋणावेश है। तो जितना Na पे धनावेश है, Cl पे उतना ही ऋणावेश होगा, और जब दोनों मिलेंगे तो वो उदासीन हो जाएंगे। परंतु ये वैद्युत संयोजी यौगिक है, इसके पास धन और इसके पास ऋण होता है, परंतु संयुक्त रूप से देखें तो NaCl पे कुल जो आवेश होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि एक धन और एक ऋण मिले हैं और पास पास आ गए हैं, तो आवेश सामान्यता नहीं है। चलो, हमने NaCl का बनना तो देख ही लिया, जरा हम 2-3 यौगिकों का बनना और देखते हैं। यहाँ पे और चीज देखते हैं। हमारे पास Mg है, Mg के बाहरी कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है Mg का होता है 2 12, इसका होता है 2 6। अब Mg को तो संतुष्ट होना है, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बाहरी कक्षा में 8 हो जाएंगे, परंतु 6 इलेक्ट्रॉन वो कैसे दे सकता है? वो 6 इलेक्ट्रॉन देने की जगह 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, त्याग देगा। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके बाहरी कक्षा ये हो जाएगी। तो Mg ने क्या किया? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, इसके पास 2 धनावेश आ जाएगा। O ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, इसके पास 2 ऋणावेश आ जाएगा। ये बन गया आपका धनायन और ये बन गया आपका ऋणायन। इस पे धनावेश, इस पे ऋणावेश, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसे हम बोलेंगे आयनिक यौगिक।
ये आपका बन गया आयनिक यौगिक। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेशित हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाता है। और इंपॉर्टेंट बात है, हमने इसकी शर्त भी लिखी है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन दाता चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही चाहिए। और इलेक्ट्रॉन दाता तो धातु होते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्राही अधातु होते हैं। दूसरे शब्दों में बोले कि वैद्युत धनात्मक इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, वैद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके यहाँ पे आयन बन जाते हैं। और एक और हम देख लेते हैं, फिर आयनिक यौगिकों के गुण पढ़ते हैं। एक और देख लेते हैं, चलो यहाँ पे ये हो गया। एक और देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कक्षा में। Cl है, Cl के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब एल्युमिनियम आपको पता है कि 283 है, क्लोरीन का आपको पता है कि 287 है। इसे तो केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बच्चों ये क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, परंतु ये स्थायित्व तो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसे 3 देने हैं, तो फिर वो कहेगा कि और Cl लाओ। भाई एक रोटी में पेट नहीं भर सकता, तो फिर हम कहते हैं कि और एक और रोटी लाओ। उसमें भी नहीं भरा तो एक और Cl आ गया, एक और Cl अपन ने ले आए, परंतु अभी भी ये संतुष्ट नहीं होने वाला, क्योंकि 2 भी दे देगा तो बाहरी कक्षा में एक बना रहेगा। तो इसे एक और Cl चाहिए, इसे एक और Cl चाहिए, और एक और Cl आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 Cl को एक इसे दे देगा, एक इसे दे देगा और एक इसे दे देगा। तो बना क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, Al ने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे, 3 प्लस लगा दो या 3 प्लस लिख सकते हैं, और चारों तरफ 3 Cl हो गए, एक माइनस वाला, एक माइनस वाला और एक माइनस वाला। ये हमारे पास 3 Cl हो गए। ये सब आपस में विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे जो बन जाएगा वो बन जाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। हम जरा एक और पढ़ना चाहते हैं, फिर हम इनके गुण पढ़ेंगे और फिर वो पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हैं, सहसंयोजी यौगिक। तो चलिए हम दूसरी बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं। और हमारे पास है एक एल्यूमिनियम, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया, परंतु एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहा, ये तो और अस्थायी हो गया। हाँ, अर्ध भोजन वर्धकाय, जब आप खाना खाते हो, बहुत जम के भूख लग रही होती है और आप एक रोटी खा लो तो आपकी भूख दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो फिर आपको दूसरी भी खानी पड़ती है। तो पता है एक और ऑक्सीजन लेके आ जाए, एक और ऑक्सीजन ले आए 1 2 3 4 5 6, परंतु गड़बड़ है, इसको तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, इसको एक दे देगा, एक दे देगा तो बड़ी समस्या है। अब ये ऑक्सीजन के पास एक और चाहिए, चाहिए उस ऑक्सीजन को, एक और चाहिए, तो फिर एक और एल्युमिनियम आएगा, एक और एल्युमिनियम आएगा, और ऐसे करके वो इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा।
ये सब संतुष्ट हो गए, परंतु इस एल्युमिनियम के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन उसे किसी को देना है, तो एक और ऑक्सीजन आएगी और ये ऑक्सीजन जो है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगी। अब सब सेटिस्फाई हो गए। हमारे पास एक Al था 3+, एक और Al है 3+, ये वाला और ये वाला, और हमारे पास O है -2, एक और O है -2 और एक और O है -2। देखो तो टोटल +6 हो गए, टोटल -6 हो गए। ये सब आपस में मिलेंगे और यहाँ बनेंगे Al2O3। इस तरह से ये आयनिक बंध बनते हैं और इन आयनिक बंधों के बनने से जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो बच्चों, आयनिक बंध बनना आप लोग समझ गए हैं बहुत अच्छे से। तो हम बात कर रहे हैं आयनिक यौगिकों के गुण। हम बात कर रहे हैं आयनिक यौगिकों के गुण, कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं और इनके गुण कैसे होते हैं। बोलिए बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलिए, आयनिक यौगिकों के गुण। सबसे पहली बात यह है, पहला गुण नंबर फर्स्ट, इनके मध्य लगता है कौन सा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल एक प्रबल बल होता है, प्रबल बल होता है, जिस कारण एक प्रबल बल होता है जिस कारण सामान्यता यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्योंकि इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्रबल होता है और इसके कारण सामान्य अवस्था में ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर, इनके क्वथनांक, चूंकि ठोस है तो क्वथनांक तथा गलनांक। क्वथनांक मतलब जिस ताप पे ये उबलते हैं, गलनांक मतलब जिस ताप पे ये पिघलते हैं। क्वथनांक को अपन बीपी बोलेंगे, गलनांक को अपन एमपी बोलेंगे। इनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। नंबर 3, ये गलनांक और क्वथनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि ये ठोस अवस्था में होते हैं। ये बहुत ज्यादा आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, पर अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय, परंतु अपने जलीय विलयन में, जलीय विलयन में इसे AQ से प्रदर्शित करते हैं। जलीय विलयन में आयनित होने के कारण, आयनित हो जाने के कारण, हो जाने के कारण यह
विद्युत के अच्छे चालक बन जाते हैं। अच्छे चालक, उसे अपन विद्युत अपघट्य कहते हैं। अच्छे चालक बन जाते हैं। ये हमारे 3 इनके गुण हो गए। तो हमने यहां लिख दिया, परंतु चौथा गुण लिख ही देंगे। यह है जल में विलेय हैं, क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक होता है। ये भी तो 2 ध्रुव से बने हैं, धनायन और ऋण आयन। तो जलीय अवस्था में ये बहुत क्रियाशील होते हैं। तो यहां पे यह अपने जलीय विलयन में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये इनके हो गए गुण। और हमने पढ़ लिए हैं विद्युत संयोजी यौगिक। हमने बोला है कि पूरी केमिस्ट्री में विद्युत संयोजी यौगिक 8% भी नहीं होते हैं, 90% से ज्यादा होते हैं सहसंयोजी यौगिक। अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर के जो बंध पढ़ रहे हैं वो आपके इस चैप्टर के सबसे वीआईपी बंध हैं, और उन बंधों को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। ये पूरी केमिस्ट्री है। अब सहसंयोजी बंध अगली 4 से 5 क्लास हमारी सहसंयोजी बंध पे ही चलने वाली हैं, और यही सबसे बड़े बंध होते हैं। 90% केमिस्ट्री पढ़ना है। अब एक बात बताओ, तुम स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, हम समझा रहे हैं और तुम समझ रहे हो। एक दाता बन गया और एक ग्राही बन गया। एक इमेज करो कि तुम्हारे यहाँ भी टीचर ही होते, हम भी टीचर हैं, क्या आप दाता और ग्राही बन सकते हैं? दूसरे टीचर हमसे सुनेंगे, हमारी बात समझेंगे? नहीं, वो भी अपनी बात कहना चाहेंगे। तो बच्चों, जब ऐसी स्थिति आती है, एक सी प्रवृत्ति वाले दो तत्व आपस में कैसे मिल सकते हैं? तो एक सी प्रवृत्ति वाले दो तत्व आपस में बनते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। अब एल्युमिनियम के पास 3 धनावेश है, और वो 3 धनावेश से किसी को आकर्षित करेगा तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा कि नहीं? ये 12 क्लास में पढ़ा है कि बल समानुपाती होता है Q1 Q2 के। Q1 Q2 होते हैं आवेश। यदि आवेश बढ़ेगा तो बल भी ज्यादा लगेगा। अभी इतनी बात तुम अपने दिमाग में रख लो, फिर हम आगे की बात करेंगे कि यदि आवेश का मान बढ़ेगा तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। ये बात अभी तुम अपने दिमाग में रखो, और फिर हम समझते हैं एक एक बात। और इस प्रश्न का भी बहुत विस्तृत उत्तर हम देने वाले हैं। सहसंयोजी बंध सुनो। अब 12 वाले बच्चे हैं, 11 वाले बच्चों को ज्ञान दे दिया, तो 12 वाले बच्चे बन गए दाता और 11 वाले बच्चे बन गए ग्राही, और बन गया वैद्युत संयोजी बंध। परंतु 11 के बच्चे को ज्ञान तो नहीं दे सकते, तो फिर तो वो जानकारी साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो ये बंध बनते हैं कब? ये बंध बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के साझा से। इस प्रकार के बंधन में
इस प्रकार के बंधन में विभिन्न परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके स्थायित्व प्राप्त करते हैं। अर्थात बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण करते हैं। यह बंध तब बनता है जब बंधन में भाग लेने वाले परमाणु लगभग समान आयनन ऊर्जा वाले होते हैं। यह बंध सर्वाधिक रूप से विभिन्न अधातुओं के मध्य बनता है। तो सही बात तो यह है कि सबसे ज्यादा ये जो बंध बनता है ना, ये विभिन्न प्रकार की अधातुओं के मध्य सबसे ज्यादा बनता है। यहाँ पे दाता और ग्राही नहीं होते हैं, यहाँ पे दोनों ही दाता होते हैं या दोनों ही ग्राही होते हैं। ये प्रकार का बंध जब बनता है तो या तो दोनों दाता होंगे या फिर दोनों ही ग्राही होंगे। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का बंध होता है और बंध कैसे बनता है, और साझा जब होता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, दोनों परमाणु समान इलेक्ट्रॉन से साझा करके साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। दोनों ने साझा किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया है, बन गया जोड़ा यानी इलेक्ट्रॉन युग्म। यह युग्म दोनों परमाणुओं की संपत्ति होता है, दोनों परमाणुओं की संपत्ति होता है। यह दोनों परमाणुओं की प्रॉपर्टी है, दोनों में काउंट किया जाएगा, दोनों में इसे गिना जाएगा। तो अब हम देखते हैं, अच्छा एक साझे का युग्म बनेगा, इसे एकल बंध बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ बातें हमें लिख देनी चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे साझे का एक युग्म, सब समझेंगे, जरा चिंता मत करना, जल्दी मत करना। इसे एकल बंध कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। एकल बंध कहीं उपयोग नहीं लाते,
हम भी यहाँ पे बोलेंगे तो सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। दूसरे नंबर, साझे के दो युग्म। इसमें जरा समझना पड़ेगा कुछ बात। इसे बोलेंगे द्विबंध। डबल बॉन्ड। यहां पे साझे के 3 युग्म। अभी एक बात समझना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसे त्रिबंध बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। चलो समझते हैं क्या कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन भी हम दूर करते हैं और ये बात भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। पूछना है कुछ? चलिए यस सर। पूछो। वहाँ सर समझ में नहीं आया, यह बंध मतलब बनता है जब बंधन में भाग लेने वाले परमाणु लगभग समान आयनन ऊर्जा वाले होते हैं। समान आयनन ऊर्जा लगभग बोला है हमने, बिल्कुल बराबर नहीं बोला है। हमने बार बार बोला है कि दोनों ही दाता होंगे तो ये बंध बन जाएगा, दोनों ही ग्राही होंगे तो ये बंध बन जाएगा। यदि आयनन ऊर्जा में बहुत अंतर होगा तो फिर आयनिक बंध नहीं बनेगा बेटा। बता जरा, जल्दी बता। तेरे पास नो सर। 50,000 रुपए हैं और तेरा कोई दोस्त है, कोई कोई क्या नाम है उसका, कृष्णा। कृष्णा है कोई तुम्हारी क्लास में? कोई यस सर। कृष्णा? हाँ है। तेरा दोस्त कृष्णा है, तेरे पास 50,000 रुपए हैं, उसे 50,000 रुपए की जरूरत है, कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो तू दाता बन जाएगा, 50,000 रुपए उसे दे देगा, कृष्णा ले लेगा और वो बिजनेस शुरू कर देगा कि नहीं? ये बन गया आयनिक बंध। अब तू जरा, तेरे पास 25,000 रुपए, कृष्णा के पास भी 25,000 रुपए, बिजनेस तेरे को भी करना है, कृष्णा को भी करना है। अब क्या करोगे तुम लोग बताओ? एक दूसरे को मार के छीन लोगे 25,000 रुपए, कि साझा कर लोगे, पार्टनरशिप कर लोगे? पार्टनरशिप कर लोगे ना? तो पार्टनरशिप हो जाएगी। यहाँ पे पार्टनरशिप होगी तो कब होगी? जब दोनों के पास लगभग बराबर हो। तेरे पास 20,000 हो, कृष्णा के पास 30,000 हो, तो भी पार्टनरशिप हो जाएगी। 20 और 30 मिला के 50,000 से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो जब आयनन ऊर्जा का मतलब हम तुम्हें बार बार बता देते हैं यार, तुम लोग आयनन ऊर्जा में क्यों इतना कंफ्यूज हो? आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा कम होने का मतलब क्या होता है? कम विद्युत ऋणात्मकता, ऋण बंधुता कम। आयनन ऊर्जा ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, ज्यादा ऋण विद्युतता। तो केवल आयनन ऊर्जा तो पूरी प्रकृति बता देती है कि कम आयनन ऊर्जा मतलब धातु, अधिक आयनन ऊर्जा मतलब अधातु। समझ में आए? हमने क्या लिखा है यहाँ पे? विभिन्न अधातुओं के मध्य बनता है, सर्वाधिक बोला है। तो अधातुओं की आयनन ऊर्जा अधिक होती है कि नहीं? यार दो दुनिया के कोई से भी दो अलग अलग परमाणुओं की आयनन ऊर्जा बराबर हो ही नहीं सकती है बच्चे। यदि उनकी आयनन ऊर्जा बराबर हो गई, प्रकृति बराबर हो गई, तो वो दो अलग अलग हो ही नहीं सकते, वो एक ही होंगे। तो इसलिए हम ये नहीं बोलते, परंतु समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी बंध बनते हैं। तो देखो जरा, अभी तुम्हारे प्रश्न के बाद हम और करते हैं। सबसे वहाँ सर पहला विद्युत ऋणात्मकता भी लिख सकते हैं। विद्युत ऋणात्मकता। एक बात बताओ, तुम किसी भी बड़ा घटनाक्रम घटने वाला है, तुमने स्कूल में एक बड़ा फंक्शन किया है, तो उस फंक्शन में तुमने मुख्य अतिथि अपने सीएम को बुलाया है, तो प्रचार तुम मुख्य अतिथि के नाम से करोगे कि स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से करोगे? हमें बताओ जरा, जल्दी बोलो, आंसर दो, बताइए जरा।
मुख्य अतिथि आ रहा है, प्रिंसिपल तो पूरे टाइम स्कूल में रहता है, उनके नाम से कैसे कर सकते हैं? पहली बार तुम्हारे स्कूल में चीफ मिनिस्टर आ अगर रहे सर हैं, पहली बार तुम्हारे स्कूल में हाँ बोलो मिनिस्टर आ रहे हैं, हाँ बोलो। अगर मतलब दोनों का विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग रहेगा तो भी तो मतलब आयनिक सहसंयोजी बंध नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों परमाणु तब आयनित हो जाएगा। बेटा एक बात फिर से सुन ले तू, कि जो आयनन ऊर्जा होती है ना, आयनन ऊर्जा से ही विद्युत ऋणात्मकता परिभाषित हो जाती है। हम बिल्कुल विद्युत ऋणात्मकता कह सकते हैं, परंतु विद्युत ऋणात्मकता हमेशा सेकेंडरी मानी जाती है। मेन आयनन ऊर्जा, फिर से सुन ले, यदि हमने बोला है कि आयनन ऊर्जा अधिक है तो तुम्हें अपने आप समझ में आनी चाहिए कि विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। आयनन ऊर्जा अधिक बोला है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा आकर्षण बल लगा रहे हैं, यानी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो परिभाषा जब भी दी जाती है बेटा, तो हमेशा मेन चीज से दी जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम विद्युत ऋणात्मकता कहोगे तो कोई गलत कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तेरे परिवार में शादी ब्याह के निमंत्रण के पत्र आते हैं तो उसमें तेरे पापा का नाम लिखा होता है, सपरिवार लिख देते हैं नीचे। समझ में आया? समाज और उससे अधिक आ रहा है इनविटेशन, तो उसमें पिताजी का नाम लिखा जाता है, और ये आयनन ऊर्जा पिताजी होती है बेटा। पिताजी से बच्चे डिफाइन हो जाते हैं कि यार सपरिवार लिखा है, 5 बच्चे हैं, 5 आएंगे उनके साथ। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयनन ऊर्जा कम मतलब विद्युत ऋण विद्युतता कम, आयनन ऊर्जा ज्यादा मतलब ऋण विद्युतता ज्यादा। यदि हम आयनन ऊर्जा बोल रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता और ऋण विद्युतता तो अपने आप परिभाषित हो ही रही हैं। हम यहाँ पे आपको रासायनिक बंध पढ़ा रहे हैं, परंतु बार बार ये बात थोड़ी कह रहे कि ये केमिस्ट्री में है, फिर पढ़ा है कि ये केमिस्ट्री में है। हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि ये केमिस्ट्री में है। यार एक बार हमने शुरू किया तो आयनन ऊर्जा का मतलब ही सब कुछ परिभाषित होता है कि आयनन ऊर्जा कम यानी ऋण विद्युतता कम, आयनन ऊर्जा यस सर, समझ ज्यादा। गए। हाँ, इसे समझो। और पता है, तुम जो बोल रहे हो कि ऋण विद्युतता से हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्या हम कर सकते हैं, परंतु यार जब भी किसी चीज को परिभाषित करना है तो मेन चीज से करना चाहिए परिभाषित। तो तुम प्रिंसिपल के नाम से प्रचार नहीं करोगे, तुम प्रचार किसके नाम से करने वाले हो कि तुम्हारे यहाँ नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो उनके नाम से तुम प्रचारित करोगे कि हमारे स्कूल में आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल रोज आता है। तो सुनिए जरा, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा पहली है, दोनों हाइड्रोजन को बाहरी कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जब 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये बन जाता है साझा। ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इस हाइड्रोजन के भी हो गए और इस हाइड्रोजन के भी हो गए, इससे हम लिखते हैं ऐसे H बंध H, और ये एक लाइन खिंची रहती है, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन युग्म। ये एक लाइन डैश लगा होता है, इसे इलेक्ट्रॉन युग्म मानना। ये पेयर है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन युग्म भी कौन सा है, साझे का, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसी को फिर अपन आगे लिख देते हैं H2। ये बना आपका एकल बंध। अभी और सुनो जरा, एकल बंध, हमारे पास ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन इधर आ गई, एक हाइड्रोजन इधर आ गई। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो वो 2 साझा करेगा, एक यहां पे साझा कर लिया और एक यहां पे साझा कर लिया। ये द्विबंध नहीं बना, ये 2 एकल बंध बने हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे HOH। अब 12 के बच्चे बैठे होंगे तो वो बोलेंगे कि सर पानी ऐसा थोड़ी होता है, पानी तो ऐसा होता है। इनके बीच में 104 डिग्री,
104.5 डिग्री का कोण होता है, तो उन्हें चुप रहने देना, उनसे कहना चुप रहो थोड़ी देर है। चलिए, ये दो सिंगल बॉन्ड है, यहां पे क्या बने, दो एकल बॉन्ड, दो एकल बंध, यहां पे द्विबंध नहीं बना। एक के साथ दो पेयर बनेंगे तो द्विबंध होता है, ये दो एकल बंध बने। तो एकल बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साझा होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी निश्चित ही। हम और बात करते हैं थोड़ी सी, जैसे नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 3 हाइड्रोजन से एक एक मिलेगा। एक साझा ये कर लिया, एक साझा ये कर लिया और एक साझा ये कर लिया। अब यहां पे हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें यहीं पे बता देते हैं। ये जो दो है ना, इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लोन पेयर आ गया, हिंदी आ गई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये पर्सनल होता है, ये ऑक्सीजन का अपना है, तो ये बड़ा खतरनाक रोल प्ले करता है। ये आपका क्या हो गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये नाइट्रोजन हो गई, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 एकल बंध बने, 3 एकल बंध। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मत बोल देना, ऑफिशियली ये कुछ ऐसे जुड़ते हैं। 107 डिग्री का इनके बीच में कोण होता है। तो ये अमोनिया बन गई। इससे अपन क्या लिखते हैं, इससे अपन एन से लिखते हैं NH3, और ये हमने बात की किसकी, अमोनिया की। और इन सब के तुम्हें इलेक्ट्रॉन युग्म भी हम बताते ही जा रहे हैं। ये लुईस प्रतीक होते हैं। लुईस प्रतीक कुछ इस तरीके से ही दर्शाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो अभी हमने शुरुआत की है इन बंधों की। अभी तो इनके बारे में इतनी सारी जानकारियां हमें लेनी है, और वो जानकारियां हम लेते जाएंगे समय के साथ। आज की क्लास तो इतनी ही होगी, अगली क्लास में हम बात सर मतलब कोई भी यौगिक, अगली क्लास में। हाँ बोलो बोलो। कोई भी यौगिक का मतलब फार्मूला दे देगा, उस तो हम कैसे हमको पता चलेगा इसको सेंट्रल एटम के रूप में रखना है। जैसे कि NH3 में आप N को बनाए हैं सेंट्रल एटम, एन को नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा सेंट्रल में एटम बनाए हैं आप। एक बात सुनो जरा, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। बाहरी कक्षा नाइट्रोजन की बनती है ऐसे। अभी हम तुम्हें बताएंगे ना बहुत सी चीजें, संयोजी बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजा बंध सिद्धांत पता लगेगा। वो ये पूरी थ्योरी इसकी सहसंयोजी बंध की। 3 है, 3 चाहिए उसे, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ेगा अपने साथ, ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा 3, ये जुड़ जाएंगे। तो ये अपन पढ़ेंगे ना VBT, संयोजी बंध सिद्धांत। बहुत सी चीजें पढ़नी है, अभी थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं, जल्दी पढ़ेंगे। ओके।